हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। नातेदारी सामाजिक संस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने परिवार, विवाह जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सामाजिक संस्था नातेदारी जो कि समाज में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। नातेदारी का अर्थ होता है जो कि संबंध होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं जो कि समाज के सभी सदस्य, समाज के जितने भी सदस्य हैं वो विभिन्न रूप से, विभिन्न प्रकार से अलग अलग संबंधों के आधार पर एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। समूह के रूप में या फिर नातेदारी के रूप में एक दूसरे से बंधे होते हैं। और इन संबंधों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि सार्वभौम, यूनिवर्सल, इनके बीच में जो आधारभूत संबंध है, जो इनकी बेस, जो कड़ी है, वो संबंध जो है वो रक्त और विवाह के आधार पे संबंध होते हैं। जो संबंध रक्त के आधार पे होते हैं वो कि जन्म से ही उनको मिल जाते हैं, जन्म से वो संबंध जो है व्यक्ति का बन जाता है। उनसे जो संबंध बने हैं वो नातेदारी क्या कहलाती है, रक्त संबंधी कहलाती है। और जो विवाह के कारण जुड़े हैं, जो संबंध विवाह के कारण जुड़े हैं, विवाह से वो नातेदारी आगे बढ़ती गई है, तो इनका जो आधारभूत है वो रक्त और विवाह है, और कुछ गोद लिए हुए भी होते हैं। तो ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। जो नातेदारी व्यवस्था है वो समाज की जो सामाजिक संरचना है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज को बनाए रखने में, उसकी व्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। और ये जो संबंध होते हैं, नातेदारी जो व्यवस्था है, इसमें जो परिवार के रूप में जो स्वीकार्य संबंध हैं तो वो समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। जो नातेदारी व्यवस्था है वो समाज के द्वारा स्वीकृत होती है। परिभाषा है इसकी नातेदारी व्यवस्था की, रैडक्लिफ ब्राउन ने इसकी परिभाषा दी है इससे संबंधित। कहते हैं कि जो नातेदारी है वो सामाजिक उद्देश्यों के लिए, जो समाज के उद्देश्य होते हैं, सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। जो समाज में परंपरा के तौर पे जो संबंध पाए जा रहे हैं, जो संबंध परंपरा से चलते आ रहे हैं, उन सब का आधार क्या है, नातेदारी होती है, जिससे हम अपना संबंध बताते हैं। जैसे हम कहीं दूर का, जैसे कोई कुल देवी बताते हैं तो हमारे जैसे बताते हैं कि वो हमारे पूर्वजों की ये थी, तो उससे हमारा क्या है, नातेदारी है। नातेदारी से ही वो संबंध चलते आ रहे हैं। परंपरा के संबंधों पर, जो परंपरा के जो संबंध होते हैं वो इस नातेदारी व्यवस्था पे आधारित होते हैं। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार जो संगोत्रता बंधुत्व की संबंधित उन्होंने परिभाषा दी है कि इस संबंध में जो भी वंशावली के माध्यम जो निर्धारित होता है, वंशावली जिससे निर्धारित होती है, जिससे हम उसको वर्णित करते हैं, वो भी नातेदारी है। जिससे हम ये वर्णित करते हैं कि ये मातृवंशीय परिवार है, तो उसकी नातेदारी से हम पता करते हैं। जैसे ये मातृवंशीय परिवार है या पितृवंशीय परिवार है, तो वो किससे निर्धारित करते हैं, वो नातेदारी व्यवस्था से निर्धारित होता है। इन परिभाषाओं को पढ़ने से ये पता चलता है कि जो नातेदारी व्यवस्था है वो एक परंपरा, जो परंपरा चली आ रही है उसका आधार होती है। नातेदारी व्यवस्था परंपराओं का एक आधार होती है, वो स्वीकृत होती है। सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये जो वंश संबंध होते हैं उनके में जो परंपरागत संबंध होते हैं उनका आधार होती है नातेदारी व्यवस्था। और जो वंशावली निर्धारित होती है वो भी नातेदारी प्रणाली से ही निर्धारित होती है। नातेदारी के प्रकार या भेद, जो नातेदारी के प्रकार हैं, समरक्तीय नातेदारी, जो नातेदारी का निर्धारण जब व्यक्ति के जन्म से होता है, समरक्त के, एक ही रक्त के, एक ही खून का जो उनका रिश्ता है, तो ये जो नातेदारी है वो जन्म के आधार पे निर्धारित होती है। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसके सदस्यों के साथ उसका रक्त संबंध होता है। जैसे पिता का जो बेटा है, फिर उसके जो भाई बहन हैं,
जैसे उसका चाचा के साथ जो संबंध है, तो वो सारे रिश्ते उसके क्या हैं, रक्त संबंधी रिश्ते हैं। वैवाहिक नातेदारी दूसरा जो है, वैवाहिक नातेदारी विवाह है, जो विवाह के आधार पर नातेदारी बनती है। विवाह के बंधन पर आधारित संबंधों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। जो विवाह के कारण संबंध बनते हैं उसको वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। जैसे पति, इसमें केवल जो वर वधू हैं उनका तो रिश्ता बनता है पति पत्नी का, उनके साथ जो रिश्तेदारी बनती है, उनके संबंधियों के साथ रिश्तेदारी बनती है, वो कौन सी रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, वैवाहिक नातेदारी। पति का, जैसे पत्नी की बहन के साथ साली और साले का जो रिश्ता है वो किससे, विवाहिक संबंध के आधार पे। इसके अब ये जैसे किसी का बेटा है तो अब ये किसी का दामाद हो गया, ये पत्नी किसी की बेटी है तो अब यहाँ पे किसी की बहू है। तो ये जो रिश्तेदारी उसकी नातेदारी बनी है वो विवाह के आधार पे बनी है। जन्म के आधार पे नातेदारी है कि जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के जो रक्त संबंध व्यक्ति है वो उनके साथ उसका खून का रिश्ता, रक्त का, समरक्त का संबंधित नातेदारी होती है। ऐसे ही विवाह की, जो कि विवाह के आधार पर रिश्ते बनते हैं, नाते बनते हैं। नातेदारी की श्रेणियां, इसमें मर्डॉक ने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई हैं। उन्होंने जो नातेदारी है उसकी 3 तरह की नातेदारी बताई है। पहली है प्राथमिक नातेदारी। इसमें वे नातेदार शामिल होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसी नातेदारी है जो कि एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ये रक्त संबंध या विवाह संबंध के द्वारा एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं। ये रक्त संबंधी होते हैं और विवाह संबंधी होते हैं। रक्त संबंधी जैसे माता पिता के, जैसे बच्चे, भाई बहन जो हैं वो क्या है, रक्त संबंधी हैं, ये रक्त संबंधी हैं। और पति पत्नी, इसमें विवाहिक जो संबंध आएगा पति पत्नी जो हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं, ये वैवाहिक संबंध हैं। भाई बहन, इनके जो बच्चे हैं भाई बहन, ये क्या है, रक्त संबंधी हैं, ये रक्त संबंधी हैं और ये वैवाहिक संबंधी, ये प्राइमरी संबंध है। एस.सी. दुबे ने इन संबंधों की जो श्रृंखला है वो 8 तरह की बताई है। एस.सी. दुबे ने इनकी श्रृंखला कितनी बताई है, 8 तरह के ये परिवार, 8 तरह के रिश्तेदार होते हैं जो कि प्राइमरी होते हैं। इनको प्राइमरी स्वजन कहा जाता है। इन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्वजन कहा जाता है, प्राथमिक स्वजन कहा जाता है। इनके अनुसार जो पिता पुत्र हैं, जो संबंध हैं वो पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, भाई भाई, बहन बहन और भाई बहन, ये जो संबंध हैं एक दूसरे के क्या है, प्राथमिक स्वजन है। इन संबंधों को एस.सी. दुबे ने प्राथमिक स्वजन कहा है और इनकी जो श्रृंखला है वो बताई है कि वो 8 तरह के हैं। जो प्राइमरी संबंध हैं वो 8 तरह के होते हैं। सेकेंडरी जो नातेदारी है, द्वितीय नातेदारी, ये प्राथमिक होते हैं। जो अभी हमने प्राइमरी संबंध पढ़ा जो रक्त के आधार पे है या विवाह के आधार पे है, उनके जो प्राइमरी हैं, जैसे जो चाचा है वो ये भाई बहन, तो इनके पिता का जो भाई है, इनके पिता का जो भाई है वो इनका क्या है, चाचा है। तो इस आधार पे, ये रक्त के आधार पे इनके जो संबंध बने हैं वो चाचा बुआ, ये संबंध क्या है, द्वितीय संबंध है। विवाह के आधार पे बनने वाले संबंध हैं जैसे मौसी, ननंद, ये दादा दादी, ये सब क्या है, सेकेंडरी संबंध है। ये प्राइमरी के भी प्राइमरी हैं। जो प्राइमरी संबंध है भाई बहन, जो पति पत्नी, उनके आगे जो उनके क्लोज रिश्तेदार हैं ये उनके प्राइमरी संबंध हैं। इनको द्वितीयक संबंध कहते हैं। जैसे देवर, ननंद, दादा दादी, नाना नानी। मर्डॉक ने इनकी संख्या 33 बताई है। जो द्वितीय संबंध होते हैं वो 33 हैं। तृतीयक नातेदारी जो कि सेकेंडरी की जो प्राइमरी होते हैं, ऐसे संबंधी होते हैं जो कि जैसे कि जो दादा हैं, दादा के जो पिता हैं वो क्या है, तृतीयक संबंध है।
तृतीयक नातेदारी है। नाना के पिता परनाना, चचेरे बहन, ममेरे बहन, मौसेरे बहन, भाई बहन जो होते हैं, फूफा मौसी के जो भाई बहन हैं, वो सब क्या हैं? तृतीय नातेदारी। मर्डोक ने इनकी संख्या 151 बताई है। मर्डोक ने इनकी संख्या 51 बताई है। ये तृतीय संबंध है, तृतीय। और ये 33 जिनकी संख्या बताई है वो कितने हैं? द्वितीय, सेकेंडरी संबंध है। और एस.सी. दुबे ने जो प्राइमरी संबंध हैं उनकी संख्या बताई है। एस.सी. दुबे ने उनकी संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। एस.सी. दुबे ने प्राइमरी संबंधों की 8 संख्या बताई है। और जो सेकेंडरी संबंध है, मर्डोक ने इनकी 33 जो है वो सेकेंडरी संबंध है, नातेदारी हैं। और 151 जो है नातेदारी वो तृतीय संबंधों की है। ये नातेदारी ऐसी नातेदारी है जो कि दूरस्थ, इसको दूरस्थ नातेदारी कहते हैं। दूरस्थ नातेदारी। इसकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें जैसे परदादा के पिता, जो परदादा के पिता जो तृतीय संबंध है, हमारे तृतीय नातेदारी है, ये उनके प्राइमरी होते हैं, तो ये इनको दूरस्थ नातेदारी कहते हैं। नातेदारी से संबंधित जो शब्दावली है, नातेदारी का जो विस्तृत अध्ययन किया है मार्गन ने किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द एंशिएंट सोसाइटी 1877 में इसको प्रकाशित किया। उसमें जो शब्दावली का यूज़ किया है, नातेदारी संबंधित जो शब्दावली दी है, पहली शब्दावली है वर्गात्मक नातेदारी। वर्गात्मक नातेदारी जब अनेक नातेदारों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है, जब अलग अलग नातेदारों को एक ही श्रेणी में रखा जाता है तथा एक ही शब्द द्वारा उनको संबोधित किया जाता है, तो ऐसी नातेदारी को वर्गात्मक नातेदारी कहते हैं। जैसे चाचा, मामा, इसको एक ही शब्द में रखा जाता है। जैसे अंकल, इनको एक शब्द से बोला जाता है अंकल, तो ये क्या है? एक वर्गात्मक नातेदारी है। चाची मामी को आंटी, आंट कहना, तो ये इनको, इन सारी नातेदारी को एक ही वर्ग में रख देना, उसको वर्गात्मक नातेदारी कहा है। आंटी, अंकल, अन्ना, अम्मा ये कहना, ये क्या है? वर्गात्मक नातेदारी। और वर्णात्मक नातेदारी एक ऐसी नातेदारी होती है जिसमें विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट शब्द का प्रयोग जैसे पिता, पिता, माता, ये शब्द किसी एक के लिए जब विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता है तो उसको वर्णात्मक नातेदारी कहते हैं। उन्होंने संबोधन नातेदारी भी बताई है। संबोधन नातेदारी जब हम उनको किसी नाम से नहीं बुलाते, लेकिन उनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे माता को बुलाने के लिए माँ, और पिता को बुलाने के लिए पापा कहकर पुकारना, पापा, डैडी, ये शब्द कह के पुकारना, ये संबोधन नातेदारी है। ये जो शब्दावली है ये मार्गन ने अपनी पुस्तक द एंशिएंट सोसाइटी 1877 में जो प्रकाशित हुई है, मार्गन ने इस शब्दावली का यूज किया है। नातेदारी की रीतियां, जो नातेदारी की रीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, परिहार के नियम। ये नियम प्रायः स्त्री और पुरुष के बीच में संभावित जो मधुर संबंध होते हैं, खास तौर पर जो यौन संबंध होता है उसकी अभिव्यक्ति पे रोक लगाने के लिए होते हैं। जो परिहार का संबंध है उसमें यौन संबंध की जो अभिव्यक्ति होती है उस पर रोक लगाने के लिए होता है। ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं जो कि व्यक्तियों के बीच में एक निश्चित संबंध तो स्थापित करते हैं। जैसे बहू का ससुर के साथ जो बात करने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। वो ससुर के सामने इतना खुल के बात नहीं करेगी लेकिन थोड़ा सा हटके। तो जो इनके बीच में जो संबंध है, सास और दामाद के बीच में जो संबंध है, तो ऐसा जो संबंध है वो क्या कहलाता है? परिहार का संबंध कहलाता है। परिहार के संबंध से संबंधित उन्होंने कहा है, रडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि ये जो संबंध है, उन्होंने एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से व्याख्या दी है। इसका एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से इसको देखा है कि ये जो परिहार संबंध है,
तो ये ऐसा संबंध है कि समाज में एक आदर्श, एक सम्मान की दृष्टि से देखना, सम्मान देना, इस रिश्ते को सम्मान देना। जैसे बहू और ससुर का जो रिश्ता है उसमें रिश्ते में सम्मान देना, सास और दामाद का जो रिश्ता है उसको सम्मान देने से इन्होंने उस दृष्टिकोण से देखा है। मर्डॉक ने कहा कि ये उन्होंने इस प्रकार्यात्मक जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने कहा कि ये जो संबंध है ये एक तरह से निषिद्ध जो इनके बीच में जो संबंध नहीं बन सकते उसको बताता है, उसको शो करता है, उसकी अभिव्यक्ति दिखाता है कि इनके बीच में जैसे निषिद्ध है, इनके बीच में इस तरह के संबंध जो है वो नहीं पाए जा सकते, उसका आत्म नियंत्रण दिखाता है। ये एक आत्म नियंत्रण का तरीका है। परिहास के नियम, जोकिंग रिलेशनशिप। परिहार दो संबंधियों के बीच में एक दूसरे को दूर लेके जाता है, तो जो परिहास संबंध है वो एक दूसरे को निकट लेके आता है। ये ऐसे संबंध हैं जो कि दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में, दो विषम लिंगी हैं, इन दोनों के बीच में एक मधुर संबंध होते हैं। जैसे भाभी और देवर का बीच में जो मजाक वाला रिश्ता होता है, साली और जीजा के बीच में मजाक वाला जो रिश्ता है, उन संबंधों को बताता है, उन संबंधों को शो करता है। दोनों को एक दूसरे के साथ जो हंसी मजाक करते हैं उनको हंसी मजाक करने का अधिकार होता है। तो ये परिहास का नियम है। रेडक्लिफ ब्राउन इसमें भी कहते हैं कि ये एक ऐसा संबंध है जो कि एक मित्रता पूर्ण व्यवहार किया जाता है अपनी शत्रुता निभाने के लिए। मतलब इसमें मजाक मजाक में गाली गलौज भी की जाती है। माध्यमिक संबोधन। इस नियम के अनुसार नातेदार को सीधे नाम ना लेकर सीधा नाम नहीं लिया जाता, बल्कि उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। जैसे जो नातेदारी है, तो जैसे कोई गोलू है, तो गोलू के जो पिता हैं तो उसको, उसके पिता को जब उसकी मम्मा बुलाएगी तो वो गोलू के पिता करके बुलाएगी, गोलू के पापा। तो ये जो संबंध है वो इस नाते से उसको बुलाया जा रहा है। तो इस तरह के जो नातेदारी है उसको माध्यमिक संबोधन कहते हैं। मतलब इसमें सीधा नाम बुलाना वर्जित है। जैसे पति का प्राचीन भारत में भी ऐसा होता कि जो पति का नाम नहीं लिया जाता, तो उसका जो बच्चा है, बच्चे का जो पिता है उससे बुलाना, जैसे गोलू का पापा। अगला है मातुल्य। इस प्रथा में सभी पुरुष संबंधियों की इस प्रथा में जो सभी पुरुष हैं वो संबंधियों की तुलना में मामा और भांजे का रिश्ता है। इसमें जो मातुल्य है इसमें मामा और भांजे के रिश्ते को, मामा भांजा और भांजियों के जो रिश्ता है उसको महत्वपूर्ण माना है। और ये मातृसत्तात्मक परिवार में होता है। कौन से परिवार में? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक परिवार में है, इसको अत्यधिक महत्व और नियंत्रण मिलता है। ज़्यादा जो इसमें नियंत्रण है वो मामा का होता है, भांजा भांजियों। पितृश्रेव्य परिवार नातेदारी। इसमें जो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है उसमें भतीजा और भतीजियों के साथ, उसमें जो उनकी बुआ होता है उसका ज़्यादा रोल होता है। इसमें बुआ का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। जैसे जब बच्चे का कोई जन्म होता है, उसको नाम दिया जाता है, तो उसका नाम करने का जो अधिकार है वो बुआ को होता है। टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण जो है वो ये अधिकार बुआ को दिया है। सहकष्टी कुवैड, ये जो प्रथा है ये तब होती है कि जब पत्नी गर्भवती होती है, उसका पति उसकी तरह ही जीवन व्यतीत करता है, उसकी तरह जिन कामों को करने के लिए गर्भवती को मनाही होती है वो भी उन निषेधों का पालन करता है, वो भी उन कामों को नहीं करता जिनका गर्भवती स्त्री पालन करती है, वो भी वैसा ही करता है, उसी की तरह जीवन जीता है, उसी की तरह कष्ट झेलता है। तो ऐसी जो प्रथा है वो भारत की जो खासी और टोडा जनजाति है उसमें पाई जाती है। खासी और टोडा जनजाति में ऐसी प्रथा पाई जाती है। हमने ये नातेदारी की जो रीतियां हैं उसके बारे में देखा है। जो परिहार का नियम है इसमें आत्म नियंत्रण किया जाता है। बहू और ससुर के बीच में, सास और दामाद के बीच में। परिहास का नियम है, जैसे जीजा और साली के बीच में, देवर भाभी के बीच में मजाक का जो रिश्ता है। माध्यमिक संबोधन, जब सीधा डायरेक्ट नाम ना लेके किसी
बीच में जो उनका बच्चा है उसका नाम लेके उसको व्यक्ति को बुलाना माध्यमिक संबोधन है। मातुल्य, इस प्रथा में मामा का रोल होता है, भांजे भांजियों में उनका नियंत्रण होता है। पितृश्रव्य में बुआ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बुआ जो है वो उस परिवार में उसका विशिष्ट स्थान होता है। कुवेद एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि व्यक्ति वैसा जीवन जीता है जैसे ही उसकी गर्भवती जो पत्नी है, जैसे जिन कष्टों को वो झेल रही है वो भी वैसे कष्ट झेलने की कोशिश करता है। जिन निषेधों का पालन वो कर रही है, जिन कामों को नहीं करती वो भी वैसा ही करता है। और ये खासी और टोडा जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है। भारत में नातेदारी व्यवस्था, भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है, लुईस डूमा ने उसको उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के कुछ भागों का जो अध्ययन किया, उत्तरी और दक्षिणी भागों का जो अध्ययन किया उसमें तुलनात्मक अध्ययन किया है। के.एम. कपाड़िया ने भी नातेदारी पे कार्य किया है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी हिंदू किनशिप 1947, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1955। भारत में नातेदारी के अध्ययन में इरावती कर्बे का नाम भी मुख्य रूप से आता है कि इन्होंने नातेदारी के ऊपर काम किया है। कर्बे ने अपनी पुस्तक भारत में नातेदारी संगठन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो कि 1953 में लिखी है, इसमें उन्होंने भारत का जो नातेदारी का अध्ययन किया है उसको 4 भागों में बांटा है। 4 क्षेत्रों में उन्होंने जो अध्ययन किया है वो इस तरह से है। पहला है कि उत्तर भारत, इन्होंने जो उत्तर भारत में अध्ययन किया, उत्तर भारत का अध्ययन किया है, दक्षिण भारत का, मध्य भारत और पूर्वी भारत। 4 इन्होंने जो नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया भारत में तो वो 4 क्षेत्रों में बांटा है। पहला उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण भारत, तीसरा मध्य भारत और पूर्वी भारत। उत्तर भारत का जो उन्होंने अध्ययन किया उसमें ये पाया कि जो उत्तर भारत के परिवार हैं वो पितृसत्तात्मक परिवार हैं। उनमें परिहार का जो नियम है वो भी फॉलो किया जाता है। जैसे बहू जो है वो ससुर के, पहले थोड़ा प्राचीन समय में बहू जो है वो ससुर से घूंघट करती है, उनके सामने इतना खुल के बात नहीं करती है। सास भी है जो दामाद के सामने ऐसा इतनी ज़्यादा खुल के बात नहीं करती हैं। तो ये जो नियम है इसको बोलते हैं निकटाभिगमन, निषेध का नियम। तो ये उत्तर भारत में पाया जाता है और पितृसत्तात्मक परिवार हैं यहाँ पे। और जो दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक परिवार हैं, यहाँ पे नायर और टोडा जनजाति में है। नायर और टोडा जनजाति में मातृसत्तात्मक परिवार। यहाँ पर जो तारबाड़ की जो प्रथा है, तारबाड़ की जो प्रथा है वो भी इन परिवारों में पाई जाती है। मध्य भारत में जहाँ का जो मध्य भारत है ये वो एरिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का है। इसमें उत्तर और दक्षिण की, उत्तर की जो प्रथाएं हैं और जो दक्षिण की जो प्रथाएं हैं इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो इसमें जो मुख्य प्रथा है वो है दूध लौटावा, जबकि एक्सचेंज मैरिज, दूध लौटावा की जो प्रथा है इसमें मुख्य है। पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र जो आते हैं इनमें जनजातियां, काफ़ी ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। खासी और गारो जो हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार हैं। यहाँ पे खासी और गारो, इनमें मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। तो अभी हमने भारत में नातेदारी है उसके बारे में देखा कि लुईस डूमा ने उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों का, गांवों का अध्ययन किया, तुलनात्मक रूप में किया। कपाड़िया ने नातेदारी पे कार्य किया है। भारत में जो इरावती कर्बे हैं उन्होंने इस पे अध्ययन किया। तो उनकी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953 में 4 क्षेत्रों में इन्होंने अध्ययन किया, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। उत्तर भारत में बताया कि उसमें परिहार का जो नियम है वो उत्तर भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक परिवार हैं, यहाँ पे तारबाड़ की जो प्रथा है वो पाया जाता है। केंद्रीय भारत जो मध्य भारत है, मध्य भारत में उत्तर और दक्षिण की मिक्सअप जो प्रथाएं हैं वो पाई जाती हैं। दूध लौटावा जो प्रथा है वो मध्य भारत में है।
पूर्वी भारत में जहाँ मातृसत्तात्मक परिवार है, जहाँ पे अलग अलग जनजातियाँ हैं, यहाँ खासी और गारो जो जनजातियाँ हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सो आज हमने नातेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ा, उसकी रीतियों को देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।